आज नारे लगे मोदी जिंदाबाद, मोदी है तो मुमकिन है। ये नारे उत्तराखंड के एक छोटे से हिस्से उत्तरकाशी में लगे क्योंकि लोगों को भी यकीन है कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन से मोदी कितने भावुक थे, यह उनके ट्वीट से झलकता है। मोदी ने 41 मजदूरों की जान बचाने वालों का शुक्रिया किया, कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन को टीम वर्क का बेहतरीन एग्जाम्पल बताया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? आज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ और उसी दिन कांग्रेस ने इस पर सियासत शुरू कर दी। इससे साफ हो गया है कि मोदी जान बचाते हैं, विरोधी फंसाने का मौका ताकते हैं। देश की सियासत कैसे सुरंग पर आकर अटकी हुई थी। 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए मोदी ने क्या किया? मोदी के विरोधियों ने 41 मजदूरों के बहाने मोदी को फंसाने के लिए कौन सा एजेंडा चलाया? मोदी विरोधी इंडिया अलायंस पार्टियों ने अपनी अपनी टाइमलाइन पर सुरंग के पीछे छिपकर मोदी के खिलाफ कैसा कैसा नैरेटिव बनाया। राहुल गांधी की पार्टी ने कैसे संवेदनशीलता को ताक पर रखकर सुरंग में फंसे मजदूरों की मजबूरी का मजाक उड़ाया। एक एक बात इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए मंगलवार का दिन मंगलदायी खबर लेकर आया। देश को सबसे बड़ी खुशखबरी मिली। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को जिंदा बाहर निकालने का रास्ता निकला। किसी को खरोंच तक नहीं आई। मुझे बहुत खुशी है कि सिलकियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। 17 दिन, 17 रातें, 400 घंटे, 24,000 मिनट। राज्य सरकार, मोदी सरकार, पूरा सरकारी तंत्र, सारी सरकारी मशीनरी, सब के सब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रहे, डटे रहे। हिंदुस्तान में ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ क्योंकि इस बार लड़ाई कुदरत से थी। एक 1000 से ज्यादा लोगों को इस रेस्क्यू मिशन में लगाया गया। 10 एजेंसियों ने दिन रात एक कर डाला। NHIDCL यानी नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर मिनिस्ट्री की SJVN, RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर आने वाली ONGC, BRO, NDRF, NHAI, SDRF, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, गृह मंत्रालय, सबको काम पर लगाया गया। सबकी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया गया। सुरंग के भीतर ही 41 मजदूरों के लिए 41 बेड्स लगा दिए गए। सुरंग को ही एक तरह से मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना दिया गया ताकि बाहर निकलने के साथ ही बिना समय गंवाए उन्हें फर्स्ट एड दिया जा सके। इंडियन एयरफोर्स ने चिनाली सौर एयर स्ट्रिप पर अपने चिनूक हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए। ताकि ग्रीन सिग्नल मिलते ही रेस्क्यू किए गए मजदूरों को एयरलिफ्ट करके फौरन वहां से ले जाया जा सके। केंद्र सरकार ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी कुछ इस लेवल पर की थी। मोदी एक एक डेवलपमेंट को खुद मॉनिटर कर रहे थे, लगातार राज्य सरकार के संपर्क में थे, मिनट टू मिनट की डिटेल ले रहे थे। मोदी ने एक या दो बार नहीं, 17 दिनों में कई बार पुष्कर सिंह धामी को फोन मिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने, और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे, प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है। मोदी ने हर बार रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट भी ली और आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसका रोड मैप भी डिस्कस किया। मोदी ने अपने मंत्री जनरल VK सिंह को सीधे स्पॉट पर भेजा, पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने का मिशन सौंपा। पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल, पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा दोनों हादसे वाली जगह पर मौजूद रहकर बैकअप सपोर्ट दे रहे थे, आगे का प्लान रेडी कर रहे थे। एक लाइन में कहें तो मोदी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए अपनी टॉप टीम लगा डाली।
याद रखिए कि अभियान जब इस तरह का चलता है जिसमें 400 घंटे से ज्यादा हम इन्वॉल्व रहे हैं अभी तक, अंदर 41 हैं, बाहर बहुत लोग हैं जो इसमें जुटे हुए हैं इस काम में, मगर ये सब तब मुमकिन होता है when the directions from the top are absolutely clear कट अगर डायरेक्शंस हैं ऊपर से। अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, आप मानिए प्रधानमंत्री से देखिए, वहां से पीएमओ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद कल गए वहां पर, मुआयना किया पूरा, टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, गेव डायरेक्शंस, एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत थी उस पर डायरेक्शंस दिए, बात की अंदर, सबका मोराल और मोटिवेशन बढ़ाया वहां पर। ऑल दिस हैज हेल्प्ड इन मेकिंग श्योर दैट जितनी रिसोर्सेज, जो बिखरी हुई रिसोर्सेज हैं, उन सबको एक साथ एकजुट करना और उसका इफेक्टिवनेस निकालना, उसका लाभ निकालना, दैट इज द वर्क ऑफ द लीडरशिप एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन डन हियर, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स द मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। जनरल वीके सिंह साहब वहां खुद मौजूद हैं, ज्यादातर वक्त वहीं पर मौजूद थे। तो इस तरह से ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ा, मैं समझता हूं इसका बहुत दिनों से हमने शायद इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं देखा है। लेकिन मोदी के सियासी दुश्मनों को क्या दिखा? उन्हें दिखा कि मोदी तो सुरंग में भी कैमरे वाली पॉलिटिक्स करने वाले हैं। यह ट्वीट मंगलवार को कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया है। शब्दों पर गौर कीजिए। सुरंग के बाहर मोदी की एडिटेड फोटो लगाकर कांग्रेस ने जो तंज कसा, वो मोदी पर नहीं, 41 मजदूरों की बेबसी पर कसा गया तंज था, जो बेहद संवेदनहीन था। 17 दिनों के बाद 41 मजदूरों को मौत के मुंह से बाहर निकालने वाला रास्ता रेडी होने की खबर हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली थी। लेकिन कांग्रेस के लिए यह खबर मोदी पर पॉलिटिकल तंज कसने वाली थी, मोदी को नीचा दिखाने वाली थी। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को हेड करने वाली सुप्रिया श्रीनेत का यह पोस्ट पढ़िए। दूसरी और तीसरी लाइन में मजदूरों की परवाह कम, मोदी से नफरत आपको ज्यादा नजर आएगी। अब यह वीडियो देखिए। सुरंग के ठीक पास उबड़ खाबड़ वाले रास्ते को ठीक किया जा रहा था। मकसद था 41 मजदूरों को लेकर जाने वाली एम्बुलेंस को जल्द से जल्द बिना किसी रुकावट के वहां से बाहर निकालना। लेकिन मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों ने इसे भी प्रधानमंत्री को गाली देने का जरिया बना लिया। एम्बुलेंस की आवाजाही के लिए ठीक किए जा रहे रास्ते को मोदी के स्वागत वाली अफवाह से जोड़ दिया। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट के आगे का हिस्सा पढ़िए। इन्होंने ये एजेंडा चलाना शुरू कर दिया कि सुरंग के बाहर मोदी के वेलकम की तैयारी हो रही है। मोदी पर महामानव वाला तंज कसते हुए इन्होंने ये तक लिख डाला कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सड़कें समतल की जा रही हैं। आप कांग्रेस से जुड़े हैंडल्स की ट्विटर टाइमलाइन पर चले जाइए। सबने एक जैसी स्क्रिप्ट लिखी। मसलन कांग्रेस के एक और प्रवक्ता ने लिखा, मोदी उत्तराखंड टनल आ रहे हैं, क्या अडानी को साथ ला रहे हैं? राजस्थान कांग्रेस की उपाध्यक्ष ने वही वीडियो शेयर किया और लिखा, उत्तरकाशी में टनल के पास बड़ी हलचल, लगता है फोटोजीवी पधारने वाले हैं। निशाना मोदी पर था। कांग्रेस के पक्ष में लिखने वाले इस हैंडल ने पोस्ट किया, सुरंग के बाहर की तैयारियां किसी के आने की आहट तो नहीं, इनके भी टारगेट पर मोदी ही थे। इंडी अलायंस की पार्टनर और लालू की पार्टी आरजेडी से जुड़ा हैंडल तो एक स्टेप आगे चला गया। श्रमिकों को बाहर लाने की तैयारी पूरी, मगर जानबूझकर विलंब हो रहा है। सड़क समतल करो, दरी बिछाओ, फूल माला लाओ, ताकि मोदी अपना पीआर कर सकें। ऐसे संवेदनहीन ट्वीट्स मोदी के दुश्मनों ने लगातार किए। कांग्रेस बेकार आपत्ति करती है। कैमरा और हमारे सर का अन्योनाश्रय संबंध है। हमारे सर बिना कैमरे के कुछ भी नहीं कर सकते। कभी मोर को दाना खिलाते हैं, कभी चंद्रायन के समय झंडा दिखाते हैं। अब तो हमने शिकायतें बंद कर दी, क्योंकि हम जानते हैं कैमरा गुम, साहब गुम। वो 41 मजदूर और 17 दिन, उन परिवारों पे क्या भारी पड़ रहा होगा। तो प्रार्थना तो यही है कि आज शाम तक एक खुशखबरी आए, हमारे लिए भी, उन परिवारों के लिए भी। लेकिन उसके बाद इस बात पे चर्चा हो कि उस तरह के फ्रेजाइल इकोलॉजिकल जोन में कौन परमिट करता है, किसके परमिशन से इस तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं। क्योंकि इस पर अगर चुप्पी होगी तो वो उचित नहीं है। और ऐसी एक या दो नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों ट्वीट्स हैं।
जिसमें सुरंग में फंसे मजदूरों की मजबूरी का सहारा लेकर मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए गए। और इसमें उन सारे नेताओं के नाम शामिल हैं जो गांधी खानदान के करीबी हैं। कांग्रेस के अजय कुमार का यह ट्वीट देख लीजिए। मोदी से नफरत की इंतहा समझिए। कुछ सेकंड्स के लिए इतना सोच लीजिए कि अगर कोई गड़बड़ हो जाती, अगर सुरंग के भीतर 41 मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता न बनता, तो मोदी के सियासी विरोधी किस लेवल तक पहुंच जाते। कांग्रेस का इकोसिस्टम क्या क्या नहीं लिख देता, कैसे कैसे पोस्टर न बना देता, मोदी को कितना उल्टा पुल्टा कहता। राहुल ने जो पब्लिक के बीच जाकर कहा था, वो सीरीज फिर से शुरू हो जाती। मोदी पर तानों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता। उधर मजदूर फंसे हुए उत्तराखंड में, मजदूर फंसे हुए हैं उत्तराखंड में, जमीन के नीचे धंसे हुए हैं। 2 मिनट उनको भी दे दो, 2 मिनट हमारे मजदूरों को भी दे दो। मोदी के दुश्मन उनके विरोध में इस कदर अंधे हो गए कि वो सुरंग में फंसे अपनी ही देशवासियों को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। कांग्रेस की नेता शमा मोहम्मद के ट्वीट की भाषा देखिए, बस कुछ घंटों पहले की ही है। इन्होंने लिखा, बीजेपी सरकार अभी तक मजदूरों को बाहर क्यों नहीं निकाल पाई। दूसरी और तीसरी लाइन में इन्होंने यह कहकर मोदी को ताना मारा कि प्रधानमंत्री क्रिकेट मैच देखने जा सकते हैं, फाइटर प्लेन में उड़ान भर सकते हैं, लेकिन न उत्तराखंड जा सकते हैं, न ही मणिपुर जा सकते हैं। कांग्रेस के इस नेता के मुताबिक क्राइसिस के वक्त मोदी हमेशा गायब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी लाइन पर कई और सोशल मीडिया पोस्ट किए गए। मसलन एक ने लिखा, मोदी हवा में उड़े, सुरंग में मजदूर फंसे। दूसरे ने लिखा, मोदी ने कुछ किया नहीं, ये क्या कर डाला। तीसरे ने लिखा, सुरंग में गृह मंत्री का रिश्तेदार थोड़ी है जो मोदी वहां चले जाएंगे। चौथे ने क्रेडिट वाला टेक्स्ट फिट करके मोदी पर निजी हमला किया, ओछी टिप्पणी की। लोकल लेवल पर उत्तराखंड कांग्रेस तो पहले दिन से इसे मोदी और बीजेपी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती आई है, पनौती वाला नैरेटिव चला रही है। उत्तराखंड कांग्रेस का पहला सैंपल देखिए, मोदी कब आएंगे, अब नीचे लिखा हैशटैग पढ़िए। दूसरा सैंपल देखिए, उत्तराखंड के सीएम पहले दिन से सीधे स्पॉट पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, मगर विरोधी उसमें एक दूसरी स्क्रिप्ट फिट कर रहे हैं। तीसरा सैंपल देखिए, 41 मजदूरों के लिए जब पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए था, उस वक्त कांग्रेस मोदी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गई। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही देरी के लिए मोदी सरकार को नाकाम बताते रहे, पॉलिटिकल लाइन लेते रहे, मगर वो ये भूल गए कि जिस सेना और एयरफोर्स का जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया, उसे स्पॉट पर पहुंचाने वाले मोदी ही थे। शर्म करो धामी, कांग्रेस की ओर से यह तक लिखा गया। इस्तीफा दो बीजेपी की सरकार, यह तक कहा गया। यह अटैक ऑल आउट हुआ, हर तरफ से हुआ, हर लाइन में मोदी का नाम लिया गया। 24/7 यह सब हुआ। मोदी से नफरत करने वाले इकोसिस्टम ने सुरंग के भीतर भी हिंदू मुसलमान वाला एंगल ढूंढ लिया। और तो और कांग्रेस ने यहां भी अडानी वाला पोस्टर जारी कर दिया। कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले इकोसिस्टम ने जो टनल ध्वस्त हुई, उसे कौन बना रहा था, यह सवाल पूछते हुए कॉन्ट्रैक्टर का लिंक सीधे अडानी से जोड़ दिया। बाद में अडानी समूह ने खुद स्पष्टीकरण जारी करके कहा कि यह सिर्फ कुटिल हरकतें हैं, सुरंग ध्वस्त होने की घटना से उसका कोई संबंध नहीं है। ये दुर्भाग्य है, जिस समय कांग्रेस को उन 41 जानों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी और जो भी संसाधन जुटाने चाहिए थे वो जुटाने चाहिए। वो भी देश के नागरिक हैं, संपूर्ण देश के नागरिक हैं। एक विपक्ष का दायित्व जो होता है वो भी वो निर्वाह नहीं कर पा रहे। हर बात के अंदर मजाक और उनका अपमान करना, ये उनको हमेशा दिखता रहता है। और आज पूरा देश 41 लोगों की जान के लिए प्रार्थना कर रहा है और वो अपने कॉमेडी के अंदर मजाक में लगे हुए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जानते हैं कि विरोधियों की तरफ से यह सारा नैरेटिव क्यों बनाया गया? यह सिर्फ इसलिए हुआ ताकि किसी तरह से मोदी को सुरंग हादसे में घसीटा जाए, मोदी को बदनाम किया जाए, फिर चाहे इसके लिए अनाप शनाप ही क्यों न लिखा जाए, क्यों न बोला जाए। और इशारों में इसका एक हिंट खुद राहुल ने मंगलवार को दिया।
मैं नरेंद्र मोदी से लड़ता हूं, उनके दिल में जो नफरत है उससे लड़ता हूं, उनके क्रोध से लड़ता हूं। ना नरेंद्र मोदी मुझसे कॉम्प्रोमाइज करेगा, ना मैं उससे कॉम्प्रोमाइज करूंगा। विचारधारा की लड़ाई है, सालों से मेरा परिवार ये लड़ाई लड़ रहा है। मेरे दो लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, जो मैंने आपको पहले कह दिया, मोहब्बत का देश है, देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य। अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा। उसके बिना यह काम नहीं किया जा सकता। तेलंगाना के बाद दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है। ये दो लक्ष्य हैं। 12 नवंबर से लेकर अब तक मोदी विरोधी गुट के नेताओं के ट्वीट्स पढ़कर किसी को भी एक पल के लिए ऐसा ही लगेगा कि वो चाहते ही नहीं थे कि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के बाहर निकलने का रास्ता मिले। जिस वक्त हेट मोदी कैंप के लीडर्स सुरंग के रास्ते 23 और 24 वाला सियासी रास्ता ढूंढ रहे थे, उसी वक्त सुरंग के बाहर वहां मौजूद लोग मोदी हाय हाय के नहीं कुछ और ही नारे लगा रहे थे। असली सेंटिमेंट भी है ही वही, विरोधियों का झूठा नैरेटिव नहीं। मोदी जिंदाबाद, मोदी है तो मुमकिन है, और दामी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो मुमकिन है, और दामी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस वाले जब सुरंग के रास्ते मोदी को घेरने वाली पटकथा लिख रहे थे, उस वक्त मोदी उनके आरोपों का जवाब नहीं दे रहे थे, काम कर रहे थे। चुनावी रैलियों में जाने के बावजूद हर रोज मिनट टू मिनट की डिटेल ले रहे थे, पूरी तैयारी कर रहे थे। ये काम कैसे हुआ, अब ये देखिए। क्राइसिस के वक्त मोदी सरकार मिशन मोड में ऑपरेट करने लगती है, सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाता है। इस क्राइसिस मैनेजमेंट में प्रधानमंत्री की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। वो सारे स्टेक होल्डर से रेगुलर टच में रहते हैं, अपने मंत्रियों को सीधे ग्राउंड पर भेजते हैं, जैसा कि सुरंग हादसा वाले मामले में हुआ। फुल कोऑर्डिनेशन और क्विकर डिसीजन मेकिंग का रास्ता साफ किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 26/11 को ही ले लीजिए। उस वक्त एजेंसियों के बीच न कोई कोऑर्डिनेशन दिखा और न ही जल्दी से फैसले लिए गए। नुकसान देश को हुआ, तब सरकार यूपीए की थी। मगर अब ऐसा नहीं होता। सुरंग हादसे के बाद मोदी सारे स्टेक होल्डर्स से कई लेवल पर डायरेक्ट टच में थे। मोदी ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को स्पॉट पर भेजा, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया गया, बीएसएनएल को कहकर एक लैंडलाइन फैसिलिटी सेटअप की गई। सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों तक हैंडसेट भिजवाया गया ताकि वो संपर्क में रह सके। इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझना हो तो ओडिशा के ट्रेन हादसे को याद कर लीजिए। तब मोदी खुद क्रैश साइट पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, घायलों से मिले। रेल मंत्री ने तब कोऑर्डिनेशन का पूरा काम देखा। काम खत्म होने के बाद ही वो स्पॉट से वापस लौटे। सूडान में जंग के वक्त जब 3000 भारतीय फंसे तो मोदी ने तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई और उन्हें वापस लाने के लिए कंटिंजेंसी प्लान तैयार करने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर को सऊदी अरब और यूएई से संपर्क करने को कहा गया। वायुसेना ने 17 फ्लाइट्स भेजी, नौसेना ने 5 सॉर्टीज की और भारतीयों को लेकर आई। उस वक्त भी एक केंद्रीय मंत्री सऊदी अरब में ग्राउंड पर रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। यूक्रेन के वक्त ऑपरेशन गंगा लॉन्च करके 22,500 भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया गया। ऐसे एक नहीं, दर्जन भर से ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं जब मोदी सरकार ने क्राइसिस को मैनेज भी किया है और हिंदुस्तानियों की जान भी बचाई है। प्रधानमंत्री ने इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ खेला है। उन्होंने जिस तरह से डायरेक्शन, ना ही सिर्फ उनको फीडबैक और मॉनिटरिंग जो लगातार करे जा रहे थे वो, मगर जिस तरह से उन्होंने अपने तजुर्बे का, ये याद शायद लोग नहीं जानते हैं
कि माननीय प्रधानमंत्री जो है उनको जो तजुर्बा उनके गुजरात के टेन्योर में था, खासतौर पे अर्थक्वेक के बाद, और उन्होंने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर्स थे भारत के वो गुजरात के अंदर ही खड़े हुए थे। इनफैक्ट लीगल जो पूरी चीजें बनी थी बिफोर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वो गुजरात सरकार ने पहले ही बनवा लिया था। तो दैट थिंग कम्स ग्रेटली टू द फोर, वो बहुत सामने आता है। और जब वो अपनी टिप्पणी करते हैं, जब अपने वो एडवाइस देते हैं लोगों को, तो वो मैच्योरिटी आती है सामने। आई थिंक दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और उसके बाद आपने जो दोनों बाकी एजेंसीज कहा कि बहुत सी सरकार की एजेंसीज थी और मिनिस्ट्रीज थी, पीएमओ था, एनडीए में था। आई मीन दे वर ऑल गवर्नमेंट, टॉप गवर्नमेंट जो एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके पास जवाबदारी थी, उन्होंने जवाबदारी अपनी समझी। सुरंग हादसे में भी मोदी का यही क्राइसिस मैनेजमेंट दिखा। 17 दिन 17 रातें 400 घंटे मोदी के करीबी बताते हैं कि इन 17 दिनों में ऐसी कोई सुबह नहीं, ऐसी कोई शाम नहीं, कोई रात नहीं जब मोदी ने सीधे धामी को कॉल न किया हो। 17 दिन की बेचैनी मोदी को भी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि विरोधियों को इसमें मोदी पर हमले का मौका दिख गया, जबकि मोदी ने ठान लिया कि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को किसी भी तरह से जिंदा बाहर निकालना है, फिर चाहे दुनिया की बेस्ट एजेंसी ही क्यों न लगानी पड़े, पूरी सरकारी मशीनरी ही क्यों न रेस्क्यू ऑपरेशन में झोंकनी पड़े।